नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे अगली सभ्यता के बारे में और वो सभ्यता है बेराट की सभ्यता। ये जो टॉपिक चल रहे हैं साथियों, ये राजस्थान की सभ्यता है। और साथियों, जिस भी स्टूडेंट को ये वीडियो मिले, प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वही नोट्स करवा रहा हूँ जो हमारे गुरुजी डॉक्टर अजय चौधरी सर के द्वारा जो मैं पढ़ा हूँ, और वो मेरे को बहुत बढ़िया नोट्स लगे हैं। और इन नोट्स से आप लोग ये मान के चलिए एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। धन्य हैं वो गुरुजी, और मैं उनसे पढ़ा और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। और ये मान के चलिए परिपूर्ण नोट्स हैं। ठीक है, मैं तो उनको ये मान के चलिए अब भगवान ही मानता हूँ कि पता नहीं अब वो यूट्यूब चैनल पर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, ये तो भगवान ही जाने, वो तो वही जाने। फिर सारी बातें उनके ऊपर ही है। और मैं तो ये कहूँगा कि सर को आना चाहिए और वापस से मार्गदर्शन करना चाहिए लोगों का, बच्चों का। तो बच्चे भी उनसे बहुत कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो चलिए बेराट सभ्यता के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो नोट्स हैं साथियों, ये उनके ही नोट्स हैं, मैंने पढ़े हैं और मैं अब आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो तीसरे नंबर की सभ्यता है बेराट सभ्यता। बेराट की सभ्यता आप सबको पता है, जयपुर इसमें पड़ती है। जयपुर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसमें बेराट सभ्यता। मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर को ही बेराट कहा जाता था। तो आप लोग लिख लेना, ये नोट्स बना लेना साथियों। जो मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी, मत्स्य जनपद की राजधानी राजधानी आप सबको पता है मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है? विराट नगर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बेराट कहते हैं। विराट नगर, और इसको ही क्या कहा गया? बेराट कहा गया साथी। ठीक है, बेराट कहाँ पर पड़ता है? जयपुर में पड़ता है, सबको पता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको ये पता नहीं है कि बेराट कहाँ पर पड़ता है। इसको बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये हर कंपटीशन में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है साथियों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं। तो बताने की जरूरत नहीं है, मतलब जयपुर में पड़ता है। तो याद रखिएगा, मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर है, उसको ही हम लोगों ने क्या कहा? बेराट कहा है। अब साथियों, इसकी नदी कौन सी रही? किस नदी के किनारे ये सभ्यता फली फूली है? सबको पता है कि कौन सी नदी रही है। ये बाणगंगा नदी के किनारे है साथियों। कौन सी नदी रही है? बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाणगंगा नदी कहाँ पर मिली? जो अर्जुन की गंगा जिसको हम कहते हैं, कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। बाणगंगा नदी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। अर्जुन की गंगा के नाम से भी साथियों इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे यहाँ अब लिखते जाइए। यहाँ पाषाण काल, यहाँ पाषाण काल से लेकर मौर्य काल तक, पाषाण काल से लेकर मौर्य काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। के अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथियों, आप लोग ढूंढ लेना। अगर मतलब आपको लगे कि यार इन नोट्स में दम है, तो हमें लिख लेने चाहिए और पढ़ लेने चाहिए। मतलब आपको खुद को लगेगा साथियों मैं जान डाल रहा हूँ इन नोट्स में। सर के नोट्स तो हैं ही सही, इसमें और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें मिक्स करी है इधर उधर से, सारी चीज़ों को आप लोगों को सामने में रख रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है पाषाण काल से लेकर के मौर्य काल तक के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं साथियों। इसके बाद में है, और सबसे पहले सबसे पहले क्या नाम था उसका? कैप्टन बर्ट। क्या नाम था? कैप्टन बर्ट। सबसे पहले कैप्टन बर्ट ने यहाँ 1837 में, सबसे पहले कैप्टन बर्ट ने 1837 में अशोक का, सबको पता है ये चीज, अशोक का बाबरू शिलालेख, अशोक का बाबरू शिलालेख, अशोक का बाबरू शिलालेख खोजा था। किसने खोजा था?
कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, यहाँ तक की बात होगी। और ये वर्तमान में कहाँ पर रखा गया है? ये वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में है। वर्तमान में कहाँ पर है? कोलकाता, कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। तो याद रखिएगा, जो सबसे पहले जो है कैप्टन बर्ट के द्वारा 1837 में अशोक का जो है बाबरू शिलालेख यहाँ पर खोजा गया था। और ये वर्तमान में कहाँ पर है? ये वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। सर आगे बात करेंगे 1936 और 37 में। 1936 और 1937 में, 1936 और 37 में दयाराम साहनी, दयाराम क्या नाम है? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी व 1962-63 में, 1962-63 में नीलरत्न बनर्जी, नीलरत्न बनर्जी ने, नीलरत्न बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित ने पुनः उत्खनन कार्य किया। व कैलाशनाथ दीक्षित ने पुनः उत्खनन कार्य किया। तो ये भी बात याद रखने वाली है साथियों। तो सबसे पहले बाबरू शिलालेख 1837 में, सबसे पहले बाबरू शिलालेख 1837 में किसने खोजा? कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया। और इसके बाद में ये बात याद रखनी है 1936-37 में दयाराम साहनी की व 1962-63 में नीलरत्न बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित, क्या नाम है? नीलरत्न बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा पुनः उत्खनन कार्य किया गया साथियों। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। सबसे पहले याद होना चाहिए विराट की जो सभ्यता है वो जयपुर में है। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी, उसको विराट कहा गया। ये किस नदी के किनारे है? बाणगंगा नदी के किनारे हैं। और यहाँ पर जो है पाषाण काल से लेकर के मौर्य काल तक के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले कैप्टन बर्ट के द्वारा 1837 में अशोक का बाबरू शिलालेख खोजा गया, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है। 1936 और 37 में दयाराम साहनी ने और 1962 और 63 में नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा यहाँ पर पुनः उत्खनन कार्य किया गया था साथियों। तो ये चीजें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए बढ़िया आगे। मतलब आप लोगों को ये नोट्स जो है ना जबरदस्त लगेंगे, आप टेंशन मत लीजिए इस चीज। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। बीजक की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, भीम की डूंगरी, ठीक है, और महादेव की डूंगरी। बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव की पहाड़ी, ये तीनों पहाड़ियां कहाँ पड़ती है? बेराट में पड़ती है, जयपुर में पड़ती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सी पहाड़ी बेराट सभ्यता में नहीं पड़ती, या इनमें से कौन सी पहाड़ी जयपुर मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में नहीं पड़ती? तो ये तीन तो वहां पर दी थी, और पिछली बार एक सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था, ये मान के चलिए आप। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये तीनों पहाड़ियां कहाँ पर पड़ती है? बेराट सभ्यता में ही पड़ती है। आगे लिखिएगा, यहां से पहाड़ियों की गुफा से बड़ी मात्रा में, यहां से पहाड़ियों की गुफा से बड़ी मात्रा में आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र व पत्थरों के औजार मिले हैं।
यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें जो गुफाएं हैं वहाँ से हमें आदि मानव के द्वारा निर्मित शैल चित्र मिले हैं और पत्थरों के औजार भी यहाँ पर हमें प्राप्त हुए हैं साथियों। आगे लिखें चीनी यात्री, आप सबको पता है ये चीजें, सबको पता है। चीनी यात्री क्या नाम था उसका? हैंसान। चीनी यात्री हैंसान, चीनी यात्री हैंसान लगभग 634 ईस्वी, लगभग 634 ईस्वी में यहाँ आता है, यहाँ आया था, यहाँ आया था। तो हैंसान जो है लगभग 634 ईस्वी में यहाँ आया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है साथियों, अनेक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चीनी यात्री हैंसान कहाँ आया था? बेराट जयपुर में। ठीक है, कब आया था? 634 ईस्वी में आया था। ये क्वेश्चन भी अनेक बार पूछा गया है, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, आगे है और बौद्ध मठों की उसने पुष्टि करी थी, यहाँ पर यही लिख लो। और उसने बौद्ध मठों की पुष्टि करी थी, उसने बौद्ध मठों की पुष्टि करी थी। किसने? चीनी यात्री हैंसान ने। कब आया था ये? 634 ईस्वी में हैंसान आया था और उसने जो है बौद्ध मठों की उसने पुष्टि करी थी साथियों। ये आप लोग नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। चलिए आगे लिखते हैं। और पुस्तक क्या थी इसकी? कौन सी पुस्तक थी? सबको पता है ये पुस्तक का नाम भी, इसमें मुझे कोई सीयू की, इसमें मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, पुस्तक लिख देता हूँ। फिर भी इनकी जो पुस्तक थी वो सीयू की, ये पुस्तक का नाम है साहब, सीयू की पुस्तक थी इसकी, और इसमें ही इसने सबसे पहले बताया था। ठीक है, तो ये बातें भी आपने नोट डाउन कर ली होगी। आगे लिखिए, पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास, लिखिए पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास, पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास राजा विराट के पास यही निकाला था, राजा विराट के पास यही निकाला था, राजा विराट के पास यहीं पर निकाला था साथियों। ये भी अच्छी बात है, आप लोगों को याद होना चाहिए। बेराट से कपड़े की पोटली भी मिली, सबने सुना होगा। क्या मिली है? बेराट से एक कपड़े की पोटली भी प्राप्त हुई है। अब पोटली प्राप्त हुई है तो उसमें से कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही सही, सबको पता है। तो एक पोटली प्राप्त हुई है जिसमें 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई है। कितनी मुद्राएं? 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई है। बेराट से कपड़े की पोटली मिली और वहां से 36 चांदी की मुद्राएं भी प्राप्त हुई। लिख लीजिए साथियों, मैं दूर इसलिए हटता हूं ताकि आपको नजर भी आ जाए। और जिसे क्या कहा जाता है? जिनमें 8 पंचमार्क हैं, जिनमें 8 पंचमार्क भी हैं, जिनमें 8 पंचमार्क भी हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट अच्छे से। ठीक है, तो ले लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। साथियों जरूर लिखिएगा, इन नोट्स को अच्छे से लिखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। मैं बता रहा हूँ जब आप पढ़ोगे, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार ये तो, साथियों ये डिटेल से हैं, शॉर्ट में नहीं है। कोई भी चीज़ जो हम लोग हमेशा सोचते हैं ना, अरे शॉर्ट में पढ़ लूँगा, वो काम की नहीं होती है, फिर वो कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ें होती है। इसलिए कन्फ्यूजन वाली चीज़ों पे ध्यान ही मत दो, आप डिटेल में ही पढ़ो।
ठीक है, एक एक चीज में आप लोगों को यहाँ पर करा रहा हूँ, चाहे वीडियो कितना भी लंबा है आप लोग जरूर देखिएगा उस चीज को। ठीक है ना भाई। देखो तो ये हो गई, विराट की सभ्यता बहुत बड़ी है वैसे, ठीक है ना, इसमें लिखने का बहुत सारा काम है और पढ़ने का भी काम है, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो आता ही है। आगे है 28 हिंद यवन, 28 हिंद यवन, 28 हिंद यवन शासकों की मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। यवन शासकों की मुद्राएं, शासकों की मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं, प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और 16 मुद्राएं हिंद यवन शासक मिनांडर की हैं। इनमें 16 मुद्राएं, 16 मुद्राएं हिंद यवन शासक, हिंद यवन शासक मिनांडर की हैं। किसकी है? मिनांडर की हैं, मिनांडर की हैं। ये भी याद रखना, 28 हिंद यवन शासकों की मुद्राएं मिली, इसमें से 16 मुद्राएं जो है हिंद यवन शासक मिनांडर की हैं। 28 में से 16 मुद्राएं इसकी है साथियों, तो ये लोग आप अच्छे से इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद में है यहाँ से, कहाँ से? विराट की सभ्यता से, यहाँ से शंख लिपि, यहाँ से शंख लिपि, शंख लिपि प्राप्त हुई है, शंख लिपि प्राप्त हुई है। ये भी आप नोट कीजिएगा। आगे है सवाई राम सिंह, सवाई राम सिंह, सबको पता है ये सवाई राम सिंह जयपुर की। सवाई राम सिंह के समय, सवाई राम सिंह के समय यहाँ से स्वर्ण मंजूषा क्या मिली है? स्वर्ण मंजूषा, अरे सोने की बनी हुई संदूक मिली है। स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है, प्राप्त हुई है, जिसमें संभवतया महात्मा बुद्ध, संभवतया महात्मा बुद्ध, संभवतया महात्मा बुद्ध की अस्थियां, संभवतया महात्मा बुद्ध की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है साथियों, तो ये चीजें भी आप लोगों को नोट डाउन करनी है, और इन चीजों को अगर आपने नोट डाउन करी तो आपके नोट्स परिपूर्ण हो जाएंगे। शंख लिपि यहाँ पर प्राप्त हुई, सवाई राम सिंह के समय यहाँ पर जो है एक स्वर्ण मंजूषा मिली है, सोने की संदूक मिली है, और ऐसा कहा जाता है कि उसमें महात्मा बुद्ध की अस्थियों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये बात भी आप नोट कीजिए। आगे है अकबर ने यहाँ एक टकसाल भी खोजी थी। अकबर ने यहाँ एक टकसाल भी खोजी थी। किसने खोजी थी? किसने? अकबर ने यहाँ पर एक टकसाल भी खोजी थी, सबको पता है ये अच्छे से। मृद भांडों में अलंकृत घड़े भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। जो मृद भांड मिले ना, मृद भांडों में अलंकृत घड़े भी हैं, अलंकृत घड़े भी हैं, जिन पर स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र बने हुए हैं। घड़े भी हैं जिन पर स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र बने हुए हैं। ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है,
उसके बाद में 1872 में कार्लाइल ने दूसरे शिलालेख का पता लगाया था। 1872 में जो कार्लाइल जो हुए खोजकर्ता ने दूसरे शिलालेख का पता लगाया था। तो ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है साथियों कि 1872 में कार्लाइल थे। देखो सबसे पहले तो शिलालेख का बाबरू शिलालेख का पता अशोक ने लगवाया था, सबको पता है ये चीज। लेकिन दूसरे शिलालेख का पता 1872 में लगाया गया। किसके द्वारा? कार्लाइल के द्वारा लगाया गया था। तो ये भी नोट डाउन करने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद में डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कुछ कहा है, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लो। अब लास्ट लाइन इसकी बची है। इसके बारे में डॉक्टर जो सत्यप्रकाश रहे हैं, हमारे डॉक्टर साहब सत्यप्रकाश पीएचडी करी थी उन्होंने, इसलिए डॉक्टर लग गया, ऐसे डॉक्टर नहीं थे, ठीक है। तो देखिएगा डॉक्टर सत्यप्रकाश क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों, और इस लाइन को आप लोग नोट कीजिएगा। सत्यप्रकाश, डॉक्टर सत्यप्रकाश क्या कहते हैं? इन्होंने कहा जो कुछ मोहनजोदड़ो या जदड़ो हड़प्पा को पाकिस्तान में देकर खोया है, उससे कहीं अधिक बेराट में मिला है। उससे कहीं अधिक बेराट से प्राप्त हुआ है, कहीं अधिक बेराट से प्राप्त हुआ है। तो साथियों ये लाइन जो है डॉक्टर सत्यप्रकाश जी की अच्छी लाइन है, और ये पूछ लिया जाता है किसके द्वारा बोला गया, किसके द्वारा बताया गया। जो कुछ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान को देकर के हमने खोया है, वो बेराट से हमें उससे ज़्यादा मिला है। तो ये लाइन डॉक्टर सत्यप्रकाश जी ने कही, बहुत बढ़िया लाइन है। तो साथियों ये पूरी की पूरी बेराट सभ्यता आप लोगों को यहाँ पर मैंने करवा दी है। बेराट सभ्यता में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर लिखा दी। आप लोगों को कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, आप पढ़िए, निश्चित मानिए। देखो टीवी पैनल तो मेरे पास है नहीं, लेकिन ये जो साधारण सा बोर्ड है इस पर मैं आप लोगों को वो कंटेंट देके जा रहा हूँ। अब बहुत से बच्चों को लगता है कि यार लिखा हुआ है, लिखे हुए हैं, ये वो है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ने वाला होना चाहिए, लिखने वाला होना चाहिए, और इतने से टाइम में आप लोगों को पूरी बेराट सभ्यता प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो ये लिखिए, आप लोग नोट्स कीजिए और तैयार कीजिए। मैंने आपको पहले बता दिया डॉक्टर अजय चौधरी सर के द्वारा पढ़ाए गए नोट्स हैं, और इनको मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो आपको अच्छा लगेगा साथियों, अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए साथियों, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं साथियों अगली सभ्यता के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। थैंक यू।